पहले तो मैं यहाँ पे एसपी शर्मा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके पब्लिशर्स को भी, कि ये जो टॉपिक आज ये बुक का जो शर्मा जी ने यहाँ पे इस बुक के लॉन्च में रखा है, इंडिया एट 2047, बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया 2047 पे तो हम पहुँच ही जाएंगे, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो कुछ नहीं भी करेंगे तो 2047 पे भारत पहुंच ही जाएगा, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ डू वी बी एबल टू लीड द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। और उसका पूरा रोड मैप अभी हमने शर्मा जी के साथ, उन्होंने बताया भी, इस बुक में भी है। आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द बुक एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट Dr. S.P. Sharma ji for such a wonderful roadmap book for achieving this target. एक बार तालियों से उनका अभिनंदन। साथियों, अगर यहाँ पे मेरे मंच में अजय दुआ जी हैं, नीति जी हैं, नीति बसीन जी हैं, विकी शॉ जी हैं, और यहाँ पे टीना जी को हमने सुना, और यहाँ पे उपस्थित सभी बिजनेस इंडस्ट्री, सौरभ जी हैं, सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कल ही प्रधानमंत्री ने इस विषय के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम भारत मंडपम में किया था, सेम टॉपिक, इंडिया एट 2047। दिस इज द बज़वर्ड कि क्या भारत 2047 में कहाँ जाएगा और वहाँ जाने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यह 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसके लिए हमें एक सामूहिक संकल्प की आवश्यकता। कौन करेगा? कोई बाहर से आके तो कोई करेगा नहीं, हम लोगों को खुद करना है और कलेक्टिव एफर्ट के साथ करना है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठा के जो हम लोग संकल्प की शक्ति है उसको यहाँ पे उद्दीत करते हुए मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय भारत माता की, भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की। और एक कल जो बहुत महत्वपूर्ण बात टीना जी ने बताई भी है, हम सब लोगों को पता भी है, भारतीय सेना के लिए भी हम एक अभिनंदन के रूप में एक नारा जरूर लगाएंगे। मैं बोलूंगा भारतीय सेना, आप कहेंगे जिंदाबाद। भारतीय सेना, भारतीय सेना। देखिए साथियों, कुछ बातें मैं सरकार की पर्सपेक्टिव से, और क्योंकि मैं इकोनॉमिक अफेयर्स देखता हूं, आपके सामने संक्षिप्त में रखना जरूर चाहूंगा। पोटेंशियल है, आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर रहा है वर्ल्ड कि इंडिया में देयर इज ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू अचीव द ग्लोबल लीडिंग इकोनॉमिक ऑर्डर्स। और लेकिन बट इफ वी वांट टू अराइव एट दैट प्लेस, वी हैव टू हैव ए क्लियर रोड मैप। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर नैरेटिव। आज पॉलिटिकल सिचुएशंस में, पॉलिटिकल फील्ड में, देश में कई तरह के नैरेटिव चलते हैं। जब तक हम उस नैरेटिव्स को क्लियरली डिफाइन नहीं कर लेते, उन नैरेटिव्स की डायरेक्शन, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, थिंकिंग क्लास है, जो लोग देश को पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं, वो क्लियरली इस बात को नहीं जानते, तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल डजंट मीन दैट वी हैव अराइव्ड, we have to achieve that, that's very important। और अभी तो कई अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। IMF ने कल ही कहा है कि इंडिया की GDP will cross 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स एंड that we will become the fourth largest economy। जो सरकार का टारगेट है थर्ड लार्जेस्ट 2030 तक बनने का। हम we will overpass जर्मनी। कल UK के साथ भी हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी मैं थोड़ी बात, यह जो पीछे अभी कुछ दिन लास्ट मंथ, ये जो शर्मा जी ने भी अपनी बुक में भी जो लिखे हैं, बताया कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की बात है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का एडिफाइस के ऊपर आगे बढ़ना है, नींव के ऊपर, तो क्या स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के लिए RBI की एक रिपोर्ट आई थी लास्ट मंथ, उसने बहुत अच्छी तरह से इस बात को अंडरलाइन किया है कि हमारे यहाँ पे आवर इकोनॉमी इज मोर बेस्ड ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट।
हमारा ग्लोबल डिपेंडेंस, क्योंकि वी हैव ए ह्यूज मार्केट, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ एक ह्यूमन कैपिटल हमारे देश में इतना अच्छा है, उसके बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब जो स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं हमारे इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़, और वी हैव बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वी हैव द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और we have the highest flying FDI, flowing FDI to the country. ये सब, और fiscal deficit is under control. We have a clear cut road map on the fiscal deficit. लोगों को लग रहा था कि पोस्ट कोविड एकदम फिजिकल जो मैथ्स है दैट विल बी डिस्टर्ब, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. हमने टारगेट जो लिखा है कि इन्फ्लेशन विल बी अंडर बिफोर 6%, then fiscal deficit will be around 4.5%. तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, डोमेस्टिक मार्केट, कंजम्पशन, पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, ये सब बहुत अच्छे हैं. दे आर क्लियरली पॉइंटिंग दैट वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर ग्रोथ एंड मूविंग फॉरवर्ड. तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है. दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके सामने अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें, दो महत्वपूर्ण, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा आगे बढ़ता है, हम इकोनॉमी में आगे तेजी से बढ़ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में चले जाते हैं, वी हैव ए गुड जीडीपी ग्रोथ रेट. लेकिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी, वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, देयर इज ए क्वेश्चन एंड देयर हैज बीन सर्टेन एस्पिरेशंस अबाउट दैट वेदर इट विल बी इंक्लूसिव ग्रोथ और नॉट. तो लास्ट 10 ईयर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो लास्ट माइल डिलीवरी है, जो बेसिक एमेनिटीज किसी भी देश के लिए चाहिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए चाहिए, फूड, हेल्थ, ये जो चीजें हैं, पावर एंड एम्पावरमेंट, इन सब सेक्टर्स में मेजर अचीवमेंट किया हुआ है. और इसके कारण ईज ऑफ लिविंग बहुत अच्छी तरह से एक कॉमन मैन के लिए खड़ी हुई है, एग्जाम्पलरी है. इसको ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड बैंक, इंस्टीट्यूशंस ने, सब ने रिकॉग्नाइज किया है. अब उसके साथ जो महत्वपूर्ण बात आती है कि उस जो आगे बढ़ने के साथ, अगर इस बेसिक एमेनिटीज वगैरह को हम लोगों ने अच्छी तरह से अचीव कर लिया है, जो गुड गवर्नेंस के पूरा जो रोड मैप है उस सब को हमने अल्टीमेटली स्टैब्लिश कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से और वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से. तो उसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास जो रिसोर्स है, ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स करनी है, उसके लिए रिसोर्स जनरेशन के लिए सरकार ने क्या किया है. तो अगर लास्ट 3-4 साल की बात में देखें, जैसे 2016 में जो टैक्स कलेक्शन है, रिसोर्सेज की भी सरकार के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, एम्पल कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज भी है. जीएसटी के माध्यम से कंटिन्यूसली लास्ट मंथ ही 2 लाख करोड़ से ऊपर हमारा जीएसटी कलेक्शन चला गया है. टैक्स टू जीडीपी रेशो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है. कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स, पर्सनल टैक्स को कम करने के बाद भी कंटिन्यूसली वी आर सीइंग इंक्रीज इन द टैक्स रेशो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब में हम कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख रहे हैं. एक और महत्वपूर्ण बात थी, 2014 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी प्रॉब्लम थी, बैंकिंग सेक्टर और ओवर लीवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में. उसको पिछले 10 साल में सरकार ने, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह के साथ हमारा काफ़ी काम रहा है, कि सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बहुत स्ट्रेंथन किया हुआ है. आज अकेले एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक्स का जो प्रॉफिट है 2 लाख करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया है. और सक्सेस स्टोरीज पूरी इसमें रही है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने मार्क डिफरेंस है उनकी मार्केट पे, अगर आप उसके देखेंगे द रेट जो हुआ है, उनका जो कैपिटल कैपेक्स फॉर्मेशन है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टैक्स कलेक्शन, ये जो 3 चीजें रिसोर्सेज सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इकोनॉमी को आगे करने के लिए, उसमें भी काफी अच्छी तरह से हमारी पोजीशंस हैं। तो यह गुड गवर्नेंस, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, strong financial institution fundamentals, good tax collections, and public sector undertakings, remarked difference in their performance. They are contributing around equal to the what the government is spending every year. 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार खर्च कर रही है तो कैपेक्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी ऑलमोस्ट 10 to 11 लाख करोड़ का एनुअल उनका बजट है। They have contributed this last year more than 4 लाख करोड़ टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बदलाव हम देखते हैं। और आगे मैं ये बताना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, जब 2047 के 100 वर्ष की हम बात करते हैं, तो जब हम 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे तो एटकिन ने पार्लियामेंट में, लंदन के पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया हैज चोजन डेमोक्रेसी बट डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव, डेमोक्रेसी विल नॉट फ्लोरिश इन इंडिया बिकॉज यहाँ पे पॉवर्टी है, अनएजुकेशन है, डिविजिव फोर्सेस है, डिसहार्मनी है। इसके कारण इंडिया विल नॉट बी सक्सेसफुल इन डेमोक्रेसी इन इट्स एक्सपेरिमेंट। और आज 2025 में कल प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यह हमने डेमोक्रेसी को साथ में रखते हुए डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हमने यह काम अचीव किया। तो यह महत्वपूर्ण है। वी हैव प्रूव टू द दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं संक्षेप में लेना चाहता हूं, अगर तीसरा देखिए, जब अगर हम 2000 भारत में विकसित भारत की संकल्पना लेके चल रहे हैं और उसको ग्लोबली, भारत को ग्लोबल लीडरशिप के बारे में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं, रिफॉर्म्स किए। अभी आपने कहा 91 में, कई लोग कंपेयर करते हैं 1991 को इस करेंट सिचुएशन से। दैट वाज रिफॉर्म्स अंडर कंपल्शंस। हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे। वी टुक रिफॉर्म्स अंडर कंपल्शंस, बट नाउ वी आर टेकिंग रिफॉर्म्स बाय चॉइस। दैट इज द डिफरेंस। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर जीएसटी लेके आए, वर्चुअल असेसमेंट लेके आए, और निर्मला सीतारमण जी ने एक आके समय के लिए भी अभी वो जो इसमें जो एडीबी की बैंक जो मीटिंग में थे, उन्होंने क्लियर कट आने वाले समय के लिए रोड मैप भी हम लोगों के लिए रखा है कि इफ इंडिया, देखिए चैलेंजेस भी हैं सामने, अगर हम लोग चैलेंजेस को एक्नॉलेज नहीं करते, अगर अपने चैलेंजेस को अंडरलाइन नहीं करते, उन चैलेंजेस को नहीं समझते, तो हम लोग आने वाले रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। हम बहुत क्लियर हैं सरकार में कि वी हैव 2 important challenges with us, that is private capital formation and employment generation. And employment generation, manufacturing sector, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रेंथन नहीं होता तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं करता, तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम को बहुत मजबूती से नहीं कर सकते। उसके लिए भी क्लियर कट रोड मैप सरकार के ध्यान में है। ट्रस्ट बेस्ड रिफॉर्म्स, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज, डीरेगुलेशन, कॉस्ट रिडक्शन इन लॉजिस्टिक सेक्टर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात जो सरकार ने कम करने के लिए टारगेटेड तरीके से सरकार ने कहा कि कॉस्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लॉजिस्टिक कॉस्ट टू द जीडीपी, आवर इंडस्ट्री बिकम्स कॉम्पिटिटिव। तो यह सिंप्लीफाइड टैक्स लॉस, ये सारे बहुत क्लियर सरकार ने काम किए हैं। कुछ चीजें मैं और छोटी सी बताना चाहता हूं, वह यहाँ है कि देखिए सेंटर, वी हैव ए फेडरल स्ट्रक्चर और 36 के करीब स्टेट्स यूनियन हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सरकार ने काफी अचीव तरीके से
सारे महत्वपूर्ण चीज़ें जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेक्टर्स के लिए, जिसके लिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर सरकार का बहुत जोर है, जो पुश कर रहे हैं नीति आयोग और अलग तरीके से कि द स्टेट शुड कम फॉरवर्ड, वेदर इट इज लैंड रिफॉर्म स्टेट के अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज विद द स्टेट, देन लेबर laws are with the state, then what power, water, then permissions. ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर भी सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, पुश भी कर रही है और उसके लिए भी आगे बढ़ने के लिए सामने कर रहे हैं, तो ताकि उस जो स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आगे बढ़े। और कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से, एक बार अंडरलाइन करके अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा कि उन चैलेंजेस को मीट आउट करना है, उसके अंदर इस बुक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, काफ़ी डेटाज भी यहाँ पे है और उस नैरेटिव्स को यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो अगर उन नैरेटिव्स को, इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज के भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास भी अपनी ओपिनियन देते हैं। वी आर ओपन टू डिस्कशंस, सजेशंस एंड टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल एंड देन इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, वेदर इट वाज आत्मनिर्भर भारत या बजट के पहले के जो एक्सरसाइज है या ट्विकिंग ऑफ द जीएसटी, द डिक्रिमिनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, इन सब में अच्छा फीडबैक लेते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज सरकार के ध्यान में है, देर आर सर्टेन इश्यूज अबाउट द फियर इन द बिजनेस कम्युनिटी और जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स एंड सिचुएशंस भी हैं। और इसको भी बहुत पहले, अगर 2010 में आसियान कंट्रीज के साथ हमने मल्टीलेटरल ट्रेड जो एग्रीमेंट किया था, सरकार ने आने के पहले ही 2014 में यह रिकॉग्नाइज कर लिया था कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज, बायलैटरल प्लेटफॉर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज विल बी इम्पोर्टेंट। उसके लिए सरकार ने जो उस तरफ बढ़ने का काम किया, आसियान कंट्रीज के साथ उसको रोका, देन आरसेप को रोका एंड वी वेंट टू अदर प्लेटफॉर्म्स बायलैटरल ट्रीटीज के लिए, जो यूरोपियन एंड यूएसए वगैरह की तरफ बायलैटरल ट्रीटीज के ऊपर, ट्रेड ट्रीटीज के ऊपर काम किया है। तो यह चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस नैरेटिव्स का भी आप सबके सामने मैं अच्छी तरह से रखना भी चाहता हूँ कि इस पे भी बहुत चर्चा हो, आगे पैनल डिस्कस। बार फ्रीबीज वर्सेस ह्यूमन कैपिटल के लिए, बेनिफिट के लिए सरकारों को, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वहाँ पे पब्लिक इन चीज़ों का पॉलिसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जो चाहे ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में लाइक एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, वाटर, सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी, ये थोड़े से इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन बट डेमोक्रेसी में सर्टेन प्रेशर्स सरकारों के ऊपर होते हैं टू गो फॉर डायरेक्ट फ्रीबीज एटसेट्रा। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें ये नैरेटिव्स को अच्छी तरह से आगे लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इस बात को लेके, इस चैप्टर्स का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छी तरह से आपने शर्मा जी स्ट्रक्चर किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट करंट सिचुएशंस के बारे में आपने 2 चैप्टर्स में डेटा के साथ पूरा बात किया कि ग्लोबल इकोसिस्टम में भारत इस वक्त कहाँ पे है, उसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या है। ये सरकार को ये और इंडस्ट्री को ये डेटा के अंदर बहुत काम आएगा। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है, जो कंटिन्यूस रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है। अगर स्टैंड स्टिल पॉलिसीज़ के अंदर सरकार चलेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो कभी भी मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए, और उसके बाद आगे के रोडमेप कौन से एरियाज़ हैं जिसके अंदर चाहे सेमीकंडक्टर है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, फिनटेक है, ऑटोमोबाइल्स है, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके कैसे सरकार आगे बढ़ सकती है, इन सब के बारे में बुक में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। आप सब अवश्य पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि यह टाइमली बुक है, इसका बहुत योगदान होगा, इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद भी करता हूं
कि आप लोगों ने मुझे सुना। लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कई लोग कहते हैं जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस या ग्लोबल लेवल पे नेगेटिव फोर्सेस नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। कल मैं स्ट्रेटेजिक डिस्कशन में एक को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि आज हमारा कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ, कई और कंट्रीज, चाइना के साथ इकोनॉमिक चलता है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्मूथ रनिंग नहीं होगा, चैलेंजेस भी आएंगे। उन चैलेंजेस को हम कैसे स्ट्रांगली मीट आउट करते हैं यह महत्वपूर्ण है। सरकार की थिंकिंग में, लीडरशिप में विल पावर है कि नहीं, कमिटमेंट है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, इसकी भी आवश्यकता है। तो ऐसे चैलेंजेस जो हमने पहलगांव कश्मीर में देखे और अभी पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, ये आएंगे। अगर हमें विकसित भारत ग्लोबल लीडरशिप लेना है तो केवल इकोनॉमिक पावर से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू बी मिलिटरीली पावरफुल, वी हैव टू बी जियो पॉलिटिकली स्ट्रांग, जो मोदी जी पिछले 11 साल में कर रहे हैं। गुड रिलेशंस विद कंट्रीज, गुड रिलेशंस एट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, टेकिंग मोर पोजिशंस एंड हैविंग स्ट्रेंथ of the global platforms for benefit of India। तो मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ, ये तीनों कॉम्बिनेशंस के साथ विकसित भारत के सामूहिक कलेक्टिव विल पावर, कलेक्टिव संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे और चैलेंजेस आएंगे, जरूर आएंगे, उनको उसी स्थिति से मीट आउट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की, भारत माता की।